हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है ये आ चुका है। प्रैक्टिस सेट थर्ड यहाँ पर हम कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जरूर से उन वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईएमपी लेवल के जो क्वेश्चन है वो इन प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको कवर करवा रहे हैं और ये आगे आपका कंटिन्यू रहेंगे। आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिलता रहेगा। आप सभी के लिए लगातार हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देखिए, कुल पूर्णांक 120 नंबर का आपका आरपीएफ कांस्टेबल का रहता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 नंबर का आपका पेपर आता है और आपको जो टाइम दिया जाता है 90 मिनट का समय इसमें दिया जाता है इसको सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस सेट 3 हमारा ये रहेगा। सामान्य अध्ययन के जो टॉप क्वेश्चन है वो कवर करेंगे और इसको हल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी आपको यहाँ पर दिए गए, जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हल करें। पेपर को हल करने के बाद अपना स्कोर हमें जरूर से बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। क्लियर है? तो ये दिशा निर्देश के साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर 3 स्टार आप लगा लीजिएगा। क्लियर है? अब ये कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सही जवाब आपका जो रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है बंदरगाह या टर्मिनल जो कि प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। बाकी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, योकोहामा जापान और संगाई चीन, ये बंदरगाह जो है टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है। बाकी इनमें से रियो डी जनेरियो ब्राज़ील वाला ये नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब थोड़ी सी डिटेल भी कवर करवा दें इसके बारे में। देखिए, रियो डी जनेरियो की बात करें या रियो डी जेनेरियो की बात करें तो ये जो है ब्राज़ील का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। क्लियर है? और तो यहाँ पर जो जनेरियो ब्राज़ील का है, रियो डी जेनेरियो, तो यहाँ पर स्थित एक बंदरगाह है ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। और ये कहाँ पर आता है? तो ये अटलांटिक जो महासागर है इसमें एक खाड़ी है जिसको बोला जाता है गुआनाबारा खाड़ी। तो इसके पश्चिमी तट पर ये देखने को आपको मिलता है। तो ये तो हो गया रियो डी जेनेरियो बंदरगाह। अगर अपन बात करें कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया बंदरगाह की, सिडनी का जो बंदरगाह है इसको तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर इसको जो है देखने को ये मिलता है बेसिकली। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्लियर है? सिडनी का जो बंदरगाह है ये तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सिडनी का जो बंदरगाह है ये दक्षिण प्रशांत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अगर योकोहामा की बात करें जो कि जापान में है, जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, तो टोक्यो के पास मध्य और पूर्वी जो जापान है इसमें स्थित ये बंदरगाह है योकोहामा, जो कि जापान में प्रशांत महासागर की ओर अभिमुखित ये बेसिकली है योकोहामा। और यहाँ पर देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल भी है जो कि करीबन 18 मीटर गहरा है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें संघाई चीन की, तो संघाई जो है ये चीन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पूर्व में पूर्वी चीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है और दक्षिण में हांगजो की जो खाड़ी है इसकी ओर ये अभिमुखित है बेसिकली। इसका जो निर्माण हुआ गाइस संघाई चीन संघाई बंदरगाह का यागजी नदी, हुआंगपू नदी, क्लियर है, और कियानतांग नदी, इनके आपस में मिलने के कारण इस बंदरगाह का निर्माण हुआ। और इसीलिए 4 बंदरगाहों में से जो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है रियो डी जनेरियो बंदरगाह, क्लियर है, ये एकमात्र बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देश में बंगाल का विभाजन किया था। आई थिंक आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर। और गाइस टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं। अब इसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, आप 50 में से कितने नंबर ला पाते हैं, जरूर से कमेंट करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप 50 में से एटलीस्ट 25 जो है इससे प्लस ही आप करेंगे। तो आप जरूर से जितना भी स्कोर हो कमेंट में कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन किया था ये 1905 में किया था। तो आपका सही जवाब रहेगा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिएगा स्पेशली। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया था। कर्जन के समय में ही 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल जो प्रांत था इसका विभाजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था, या किसके वायसराय जो थे कौन थे इस टाइम पर, तो लॉर्ड कर्जन था। और इसके अलावा गाइस इसके कुछ कारण भी थे, वो भी आप याद रखिएगा। देखिए कर्जन जो है, कर्जन ने बंगाल के दो प्रांतों में विभाजित कर दिया था बंगाल को, लॉर्ड कर्जन ने। जो पहला भाग है आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला है, और दूसरा जो भाग है ये पूर्वी बंगाल वाला है जिसमें असम आता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बंगाल में रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं इन्होंने अपनी मातृभूमि का अपमान इसको माना था, बंगाल विभाजन को, जिसका परिणाम आप सभी ने देखा ही है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो ये जो मारी थी इन्होंने गोली खुद को, ये इलाहाबाद में मारी थी। तो इलाहाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। तो याद रखिएगा। अल्फ्रेड जो पार्क था इलाहाबाद का, इसमें पुलिस द्वारा इनको धोखे से घेर लिया गया था, याद रखिएगा। कब की बात है ये, तो 27 फरवरी की बात है, 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। इसमें एक सहयोगियों ने धोखा दिया था और ब्रिटिश जो पुलिस थी उसने उन्हें घेर लिया था और उसके दौरान ही उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद की अगर अपन बात करें तो इनका जो जन्म हुआ ये हुआ मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद गांव के नाम से जाना जाता है, या चंद्रशेखर आजाद नगर उसको कहा जाता है। जन्म कब हुआ, तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में। उस टाइम पर यह था झाबुआ जिले के भाभरा गांव में। याद रखिएगा। मात्र 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद में इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया था जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया बाद में। इसके अलावा काकोरी जो संयंत्र हुआ था, काकोरी कांड जिसको बोला जाता है, 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा ये बेसिकली की गई काकोरी ट्रेन डकैती थी जो कि 1925 में हुई थी। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है। ला लीगा जो शीर्षक जुड़ा हुआ है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला लीगा ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसके अलावा और कई सारे जो शीर्षक है जैसे कि कई सारे कप है, इनका संबंध किस खेल से है ये भी हम आपको एक नज़र बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कप हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ला लीगा है, इसी तरह से ये फुटबॉल से रिलेटेड है। जो ज़्यादातर पूछा जाता है वाकर कप, वाकर कप जो है ये है गोल्फ से रिलेटेड, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वाकर कप से। इसके अलावा अमेरिकन कप होता है एक, अमेरिकन कप, इसका संबंध हो जाएगा नौका दौड़ से। इसके अलावा कोलंबो कप होता है, कोलंबो श्रीलंका है ना, तो कोलंबो कप, इसका संबंध फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल से। क्लियर है। और हम आपको बता देते हैं राइडर कप, इसका संबंध गोल्फ से है, पुरुषों के। इसके अलावा ओबर कप होता है एक, ओबर कप बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्लियर है। ध्यानचंद अवार्ड की अगर अपन बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्सिंग ऑनर इंडिया के लिए दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी की बात करें, दिलीप ट्रॉफी फेमस है काफ़ी ज़्यादा, तो ये है प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए। इसके अलावा एक और है महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये हॉकी में दिया जाता है, तो हॉकी का कप हो जाएगा ये। रोवर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेहरू जो ट्रॉफी है ये नौका दौड़ से रिलेटेड है। एक और अमेरिकन कप भी नौका दौड़ से ही रिलेटेड है। रंगा स्वामी जो कप है ये हॉकी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बेसिकली ये कप दिया जाता है। तो ये सारे आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। सहकारी समितियों के प्रचार से रिलेटेड जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, यह आर्टिकल है अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B आपका यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए अनुच्छेद जो 43B है इसमें किस चीज़ को मेंशन है, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 43B, इसके अनुसार जो राज्य सहकारी समितियां हैं इनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन, इनको बढ़ावा देने का प्रयास ये आर्टिकल करेगा 43B, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 43B है ये संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 4 में ये आता है या शामिल है। क्लियर है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। और गाइस इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है, जैसे कि 2011 में 97वां
संशोधन अधिनियम किया गया सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने के लिए। इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए संशोधन के तहत? इसमें सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो अनुच्छेद 19 के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है शामिल इसमें था, तो ये आर्टिकल 43B जो कि ऑलरेडी शामिल था, तो ये 43B भी हो जाएगा। और इसके अलावा इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, 1974 में। और ये जो है नीलगिरी जो जीवमंडल है इसका हिस्सा है बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा गाइस 2018-19 के लिए रिजर्व जो है बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार जो बांदीपुर रिजर्व है इसमें 127 बाघों के साथ भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी। 2018-19 का डेटा हम आपको बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी इससे बना था। इसके अलावा और कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान है, मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे आपको याद रखना है। ये जो मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की अगर अपन बात करें तो इसमें अंसी राष्ट्रीय उद्यान होता है एक तो। इसके अलावा और कौन सा है कर्नाटक का? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक का है। इसके अलावा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है, और एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप याद रखिएगा। हमने आपको एक एक करके बता दिया है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेट दे रखे हैं जैसे कि तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इस तरह से? तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर आपको मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी नेशनल पार्क, इसके अलावा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके अलावा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में तो आपको बताइए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। हमने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है? तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है? तो इसमें जो जोड़ा है ये जोड़ा है 21A। 21A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 21A। याद रखिएगा ये किस चीज के बारे में बताता है? तो ये 86वां संविधान संशोधन है, ये तो आपको बताइए 2002 में ये जोड़ा गया। संविधान का जो भाग 8 है इसमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार है, और ये जो 21A जोड़ा गया इसके तहत जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये बेसिकली इसमें जोड़ा गया 21A में। क्लियर है? और भी कुछ आर्टिकल है जैसे कि 39A है, तो इसके तहत क्या है? समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसलें कब बोई जाती है या डैश में बोई जाती हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो रबी की जो फसलें बोई जाती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अब रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें होती है? जैसे कि गेहूं हो गए, गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, ये सारी जो फसलें हैं ये बेसिकली रबी की फसलें हैं जो कि गर्मी के टाइम पर बोई जाती है। इतना आप समझिएगा, गर्मी के टाइम पर। बारिश में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसलें होती हैं, और रबी की जो फसलें होती है ये गर्मी के मौसम यानी अक्टूबर नवंबर के बाद में बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है मार्च अप्रैल में। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। रबी की फसलें जो है कृषि फसलें होती है। अब यहाँ पर ये अक्टूबर नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती है, और इसके अलावा अप्रैल मई के दौरान वसंत जो ऋतु होती है बेसिकली इसमें काटी जाती है। तो इसी तरह से आप तो ध्यान रखिएगा खरीफ की फसलों को भी। खरीफ की जो फसलें हैं इनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है? जैसे कि चावल, ज्वार, सोयाबीन, कपास, मक्का, ये सारी जो है खरीफ की फसलें हैं, तो आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और फसल होती है गर्मी के मौसम में जो बोई जाती है। गर्मी के मौसम में यानी कि जब इसको काट लिया जाता है रबी की फसल को, कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल में, माफ कीजिएगा,
हाँ, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उसके बाद में इसको बोया जाता है। और ये जो होती है ये जायद की फसल इसको बोला जाता है, जायद की फसलें बोई जाती है। अब जायद की फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? चावल, मक्का, मूंगफली और सब्जियां, ये सारी जो है जायद की फसलें हैं। तो बेसिकली 3 तरह की जो फसलें हैं ये भारत में खेती की जाती है, रबी की फसल, खरीफ और जायद की। तो इन तीनों का हमने टाइम पीरियड भी आपको बता दिया, कब कब कौन सी बोई जाती है और कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्पेशली याद रखना है। ये कहाँ पर है? तो नर्मदा घाटी में बेसिकली ये बसी हुई है, केवड़िया कॉलोनी है यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू। इसे किसने बनाया है? तो भारतीय मूर्तिकार है राम वी सुतार, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। किस कंपनी के द्वारा इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है? L&T, लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसके अलावा किस नदी द्वीप पर स्थित है? इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो साधु बेट द्वीप है यहाँ पर, इस पर ये निर्मित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये सारी चीज़ें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार के नाम से इनको जाना जाता है अक्सर, बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। और भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में इन्होंने सेवा की है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? इनका नाम बताना है। इनका नाम है मोहम्मद अली। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? अब इनमें से जो निगम कर होता है, कंपनी कर, ये भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं होता है। आपका यहाँ से निगम कर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग जो अनुदान बन जाती है ये कब बनती है? तो मांग जो होती है स्वीकार हो जाने के बाद में मांग अनुदान बन जाती है। तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण जो बनाता है ये बनाता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो ईंधन है इसका नाम यूरेनियम है। यूरेनियम आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा और जल्दी से आपने क्लिक कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा इसका, आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइएगा सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। हेमियोरथिन, मिथेमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जल्दी से राइट आंसर क्लिक करिएगा, इसका सही जवाब क्या रहेगा? मिथेमोग्लोबिन आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। मिथेमोग्लोबिन के बनने से रक्त जो होता है संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? जल्दी से क्लिक करिएगा सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिएगा सही जवाब क्या रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये होता है लाल रंग का जो प्रकाश होता है ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आपका यहाँ से लाल, रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि? अब ये इसलिए करता है क्योंकि शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है टीकाकरण। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? अब गोलकोंडा किला अगर आपको पता है कि किस राज्य में स्थित है तो आप आसानी से यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो यदि आप गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो आपको जाना पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्थित है गोलकोंडा किला। आपका यहाँ से आंध्र प्रदेश जो है AP बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से क्लिक करिएगा सभी लोग, नाना साहेब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से बाजीराव को जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को। आपका यहाँ से बालाजी बाजीराव जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की जो मुद्रा है ये हो जाएगी यहाँ पर यूरो।
यूरो जो है ये जर्मनी की मुद्रा है, तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। आपका यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो इनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 13 नवंबर को 1919 में। 13 नवंबर 1919 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? यहां पर आप जल्दी से क्लिक करिएगा, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो यहां पर आपका राजनीतिक परीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण और कानूनी पुनरीक्षण, इनमें से सभी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है सभी अधिकार। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो ये जो किया है चेन्नई में किया है। चेन्नई आपका सही जवाब रहेगा। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है पेगाट्रॉन, इसने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो चेन्नई में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो भारत ने ये प्राप्त किया है और ये अमेरिका से प्राप्त किया है। याद रखिएगा, कहाँ से? अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से प्राप्त किया है, याद रखिएगा। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ये है और भारत ने अमेरिका से ये लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेचर 2030 कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो नेचर 2030 2030 जो कार्यक्रम है ये रिलेटेड हो जाएगा IUCN से। IUCN आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो मुद्रास्फीति जो हो ये लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लोक व्यय को नियंत्रित कम करके। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध जो प्राप्त हुआ था ये बोध गया में हुआ था। बोध गया आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मोग एक मिश्रण है। तो स्मोग किसका मिश्रण है? तो स्मोग हो जाएगा धूम्र और कोहरे का मिश्रण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था ये था भारतीय यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, ये भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए जो धारा उत्तरदायी है उसका नाम गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम आपने नाम आई थिंक सुना होगा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की एक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली होती है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारत में नोट जारी की जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन मौलिक कण ये उपस्थित नहीं होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डेज से गिरती है। जब भी किसी पृथ्वी की किसी भी ऊंचाई से यानी कि किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो तो वस्तु जो होती है ये कैसे गिरती है? एक समान गति से, त्वरण से, वेग से या प्रतिरोध से। उस टाइम पर एक समान एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो एक समान त्वरण से वो गिरती है। किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है तो एक समान उसमें त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों को शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE और IGNOU। अब यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शंस जो दे रखे हैं इन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। UGC जो है इसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक एक केंद्रीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही लिंथोई चंगनबम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा जूडो से। जूडो से इनका संबंध रहा है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड प्रदान करता है? तो ये जो करता है ये कौन सा मंत्रालय करता है? इस्पात मंत्रालय ये जो है काम करता है।
आपको याद रखना है इस्पात मंत्रालय इस तरह का जो पुरस्कार है ये देता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जो वैक्सीन को मंजूरी दी है ये चाइना ने दी है, याद रखिएगा। सुई मुक्त यहाँ पर आपको विश्व का पहला देश है या विश्व का पहला ये देश है चाइना, जिसने देश में क्लियर है पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चाइना आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 में बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये था सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु तरह की जो जनजाति है ये जापान में बेसिकली देखने को मिलती है। मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है। मलक्का जो जलडमरू मध्य है ये किसको मिलाता है? तो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर दोनों को ये आपस में जोड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? सही जवाब हो जाएगा 46 टीचर्स को। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवी जलवायु। ध्रुवी जलवायु डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो ऐसा जो कहा था ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं कैसी हो जाती है? तो लाल रक्त जो कोशिकाएं ये सूजती है और फूट जाती है, इस तरह की चीजें इसमें होती है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है बेसिकली? तो ये पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग होता है, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर गाइज हमने 49 जो क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए थे, 49 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं आपको। अब इनमें से कितना आपने जो है करेक्ट किया है जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, कितना आपका राइट है, कितना स्कोर आपका इसमें रहा है ना? तो आपको भी आइडिया लगे कि कितनी तैयारी आपकी है, कितनी नहीं है, किस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे नहीं बन रहे, इतना भी आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक के। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक आपको। और व्हाट्सअप जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट में मोटिवेशन मिले। क्लियर है? आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपका इससे पहले वाला जो सेकंड प्रैक्टिस सेट था उसका है, इसका सही जवाब रजिया सुल्तान आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो PDF के लिए सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी है, आप इनको फॉलो कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है आपको, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास में सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।